दोस्तों, आजकल सभी लोग बात बात में कह देते हैं, अरे बच्चे हो क्या, अरे ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, अरे यार तुम तो बच्चों की तरह डर गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टेटमेंट आज की सोसाइटी में बहुत ही आम हो चुके हैं। जब भी किसी को कम आंकना हो तो उसका कंपैरिजन बच्चों के साथ होने लगता है। लेकिन आज की ये मूवी सोसाइटी की इस सोच पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें जो बच्चा आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा करने वाला है जो आम जिंदगी में तो छोड़िए, युद्ध के मैदान में भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मूवी एक असली बच्चे की कहानी पर बनी है। तो ऐसा क्या खास है इस मूवी में, आइए पता लगाते हैं। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। मूवी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जिसमें रूस और जर्मन सेना एक दूसरे के सामने होती हैं। इसी बीच रूस के एक छोटे से गांव में 6 साल के इवान, उसका बड़ा भाई पीटर और उनकी माँ को दिखाया जाता है। दोनों भाई अपने अपने खेल में मस्त हैं, जबकि माँ नदी किनारे कपड़े धो रही है। तभी अचानक एक जर्मन लड़ाकू हवाई जहाज ऊपर से बमबारी करने के लिए आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर माँ और पीटर काफी डर जाते हैं। पर इवान को डर नहीं लगता। वो फौरन अपनी गुलेल निकालता है और सीधे उस जहाज को निशाना बनाकर गिरा देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक वैसे ही इवान को भी ये बात पता चल जाती है कि वो सब असल में उसका एक सपना था। सपने से जागते ही इवान अपनी माँ को पुकारता है और इसी बीच उसे बाहर सच में बमबारी की आवाज आने लगती है। घबराकर वो अपनी माँ को और तेजी से आवाज लगाने लगता है और तभी वहाँ उसकी पड़ोस वाली आंटी आती हैं। इवान को देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाते हुए कहती है कि ईश्वर का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इवान पूछता है, आंटी माँ कहाँ है? आंटी कहती हैं कि बेटा, अभी अभी बमबारी में तुम्हारी माँ और भाई मारे गए। जब मुझे तुम वहाँ दिखाई नहीं दिए तो मैं घर देखने आई। तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए और फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। नन्हा सा इवान कुछ समझ नहीं पाता। वो ये सब चीजें समझने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन जैसे हालात है उससे उसने एक चीज तो सीख ली थी कि किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था, क्योंकि माँ बार बार उसको दोनों देशों की लड़ाई के बारे में बताती रहती थी। खैर, अब आंटी फौरन इवान को जैकेट पहनाती है और पीछे की खिड़की खोलती है ताकि वो दोनों वहाँ से भाग सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इवान के खिड़की में से निकलते ही उसी आंटी को गोली लग जाती है। इसलिए वो उसको कहती है कि इवान, तुमको अकेले ही जाना होगा और तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें ये आवाजें आना बंद ना हो जाए। मासूम इवान वहाँ से भागने लगता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पूरा गांव आग में जल रहा होता है। उसको अपनी माँ और भाई का ख्याल आने लगता है, लेकिन अगले ही पल दूसरे हमलों की आवाजों से वो और दूर भाग जाता है। अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी वो जंगल में भागते भागते अपनी माँ और भाई को पुकारता रहता है। बीच में जब वो थक जाता है तो फिर से माँ को पुकारते हुए कहता है कि माँ, आप कहाँ हो? वापस आ जाओ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन बदले में उसे अभी भी दुश्मनों के हमलों की आवाज आती रहती है। इसलिए वो फिर से भागना शुरू करता है और आखिरकार थककर एक जगह लेट जाता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो देखता है कि अब कोई भी शोर शराबा नहीं है। प्यास लगने की वजह से पानी पीते हुए वो आसपास देखता है तो उसे कुछ जर्मन सैनिक दिखाई देते हैं। वो जानता था कि जर्मन सैनिक उसके दुश्मन हैं, इसलिए वो चुपचाप पेड़ के अंदर छोटी सी जगह में छिप जाता है। अब इस बीच वो सैनिक अपना खाना खाना शुरू करते हैं और उधर सेम टाइम पर एक बड़ा सा सांप इवान के पास आ जाता है। इवान चिल्लाने वाला होता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उन सैनिकों ने उसे देख लिया तो वो उसको मार देंगे। इसलिए वो अपने डर पर काबू पाते हुए चुप बैठा रहता है। अब सैनिकों के जाने के बाद वो फौरन उसी जगह पर आता है और उनकी कैन में खाना ढूंढने लगता है, क्योंकि इस वक्त उसे काफी भूख लगी थी। कैन में कुछ नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू करता है और इसी बीच उसे बेहोशी भी आने लगती है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। बेचारा इवान जमीन पर थककर बैठ जाता है और तभी तेज धमाकों की आवाज उसकी चेतना को फिर से वापस जगा देती है। वो तुरंत उठकर खड़ा होता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में वो एक लकड़ी को लेकर चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। भूख की वजह से अब उसको भ्रम होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि वो एक बहुत ही बहादुर बच्चा है, क्योंकि भ्रम होने के बाद भी वो दुश्मनों के आगे हार मानने को तैयार नहीं है।
पर आखिर एक 6 साल का भूखा बच्चा और कितना सहन कर पाएगा। रात को तेज बारिश में भीगते हुए और अपनी माँ और भाई को सपने में देखते हुए आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही कुछ रूसी सैनिक उसे देख लेते हैं, जो असल में उस जंगल में गश्त के लिए आए हुए थे। पहले तो उन्हें लगता है कि ये दुश्मन की कोई चाल ना हो, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाते हैं कि ये कोई चाल नहीं है। इसके बाद उनमें से एक सैनिक उसे उठाकर अपने कैंप में ले आता है। कैंप में आते ही सभी लोग इतने छोटे से बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। कमांडर उस बच्चे को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इवान उन्हें रोते हुए अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरी माँ और भाई को जर्मन सैनिकों ने मार दिया, उन्होंने मेरा गांव भी जला दिया और कल से मैं उनसे बचकर भाग ही रहा हूँ। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कमांडर को कुछ भी फील नहीं होता। हालांकि वो उसे चुप कराता है और अपने कुक से फौरन उसके लिए कुछ लाने को कहता है। देखते ही देखते इवान के लिए खाना आ जाता है और उसके बाद उसकी मरहम पट्टी भी की जाती है। रात को ही उसको मेडिकल कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उसकी देखरेख की जाती है। सुबह होते ही रोजी नाम की एक नर्स उसके पास आकर उसके घाव पर दवा लगाने लगती है। दवा लगने से इवान को थोड़ी सी जलन होने लगती है। ये देखकर रोजी कहती है, डरो नहीं, देखो ये घाव बिल्कुल फूल की तरह दिख रहे हैं। इवान कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फूल पसंद नहीं है, अच्छा होता ये एक टैंक की तरह दिखते। ये बात सुनकर रोजी हैरान हो जाती है कि एक छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है। इसके बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। रोजी कहती है कि तुम इस वक्त रशियन मेडिकल कैंप में हो। इवान पूछता है कि रात को तो मैं कहीं और था। रोजी कहती है कि हाँ, वो मिलिट्री कैंप था, लेकिन तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए तुमको यहाँ लाया गया। इवान पूछता है तो फिर उन अंकल को क्यों नहीं लाया गया जिनके हाथ में चोट लगी हुई थी। रोजी समझ गई कि वो कमांडर की बात कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि वो यहाँ के लीडर हैं और लीडर को अपनी फिक्र नहीं होती, वो दूसरों की फिक्र करते हैं। इवान पूछता है कि वो लीडर है तो इसका मतलब वो बहुत बहादुर होंगे। पास लेटा बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, वो बहुत बहादुर हैं। रोजी कहती है कि उन्हें उनकी बहादुरी के लिए एक शौर्य पिस्टल भी मिल चुकी है, जो हर किसी को नहीं दी जाती। इवान ये सुनकर बहुत ही फैसिनेट हो जाता है और कमांडर के बारे में सोचकर मोटिवेट होने लगता है। दूसरी तरफ रोजी भी इवान की ऐसी मासूमियत देखकर हैरान भी होती है और साथ में उसे उस पर प्यार भी आने लगता है। उसे दुख होता है कि ऐसे बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। अब दूसरे दिन दोपहर को कमांडर भी इवान से उसका हालचाल लेने आता है। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कमांडर था और वो नहीं चाहता था कि सैनिकों के बीच में ये छोटा सा बच्चा ज्यादा दिन रहे। वो चाहता था कि जल्दी ही उसे ठीक करके अनाथालय शिफ्ट कर दिया जाए। हालचाल लेते वक्त इवान उससे शौर्य पिस्टल के बारे में पूछता है। किसी भी सैनिक में उस पिस्टल को पकड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कमांडर उसे अपनी पिस्टल देकर कहता है कि सिर्फ बहादुर लोगों को ये पिस्टल मिलती है। तभी इवान कहता है कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ, इसलिए मुझे भी पिस्टल मिलनी चाहिए। इस पर कमांडर कहता है कि हाँ, जब तुम बहादुरी से ये कड़वी दवा टाइम पर लोगे और ठीक हो जाओगे तो मैं तुमको एक पिस्टल दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, बहादुर लोग कभी रोते नहीं, इसलिए अगली बार जब रोजी आंटी दवा लगाएं तो रोना नहीं। ये सुनकर इवान बहुत खुश होता है और उस दिन से अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लेने लगता है। देखते ही देखते अब सभी को इवान से बेहद लगाव हो जाता है। अब कोई भी नहीं चाहता कि इवान वहाँ से जाए, इसलिए एक दिन रोजी कमांडर के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि इवान को वहीं रखा जाए, वो उसकी देखभाल करती रहेगी। लेकिन कमांडर उसको बोलते हैं कि एक बच्चे का इस जंग के मैदान में कोई काम नहीं, यहाँ हम सभी के साथ साथ उसकी जिंदगी को भी खतरे में डालना उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं उसको यहाँ रखने की इजाजत नहीं दे सकता। अब ये सुनकर मायूस रोजी वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कुछ सैनिक इवान से मिलने आते हैं। इवान कहता है कि मेरे पास तो कोई चीज भी नहीं है जिससे मैं खेल सकूं या आप सभी की मदद कर सकूं। तभी एक सैनिक उसे एक दूरबीन देकर जाता है। वो कहता है कि इससे हमें दुश्मनों की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए तुम इसको रखो और जब जंग होगी तब इसका इस्तेमाल करना। इवान उसको लेकर काफी खुश हो जाता है और उसकी खुशी देखकर बाकी सैनिकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इसी बीच उसी दिन शाम को वहाँ का कुक कमांडर के पास आता है कि इवान बहुत जल्दी अनाथालय जाने वाला है, इसलिए वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि इवान को वहीं रख लिया जाए, क्योंकि एक तो उसका कोई नहीं है और ऐसे हालात में अनाथालय के अंदर की कंडीशन भी ठीक नहीं होगी, वहाँ पहले से ही काफी बच्चे हैं। कमांडर इस बात को ध्यान से सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। जंग और युद्ध ने उसके मन को काफी पक्का कर दिया है। ऐसे फैसले वो नहीं लेना चाहता जिससे वो दूसरों के सामने खुद को कमजोर महसूस होने दे। इसी बीच अचानक बेस पर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं और बदले में जवाबी कार्यवाही करके रूसी सैनिक उनको खदेड़ देते हैं। इस घटना से कमांडर और चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस सब से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इवान को दूर भेजा जाए। इसलिए वो दूसरे दिन ही अनाथालय वालों को वहाँ बुला लेता है
एक एक करके सभी इवान से मिलने लगते हैं। रोजी भी वहाँ उससे आखिरी बार मिलने आती है और सभी के जाने के बाद आखिर में कमांडर उसके पास आता है। कमांडर उसके पास आया तो बहुत कुछ कहने था, लेकिन उसके जाने की वजह से वो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा। इवान भी देखता है कि कमांडर के हाथ में जो चोट लगी थी वो अब ठीक हो चुकी है। इसी बीच कमांडर अपने पास एक लकड़ी की पिस्टल निकालकर इवान को देता है और कहता है कि तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, इसलिए ये रहा तुम्हारी बहादुरी का इनाम। ये सुनते ही इवान बहुत इमोशनल हो जाता है। वो एकदम से कमांडर को गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे पता है कोई भी आपकी फिक्र नहीं करता और आप सभी की फिक्र करते हैं कि आपके हाथ की चोट ठीक होने से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र थी। आखिर आप यहाँ के लीडर हैं, आप सभी की देखभाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी देखभाल में लग जाऊं। ये सुनकर अब कमांडर भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुम भले ही छोटे हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें वो चीज दी है जो शायद इंसानों के पास हो, तो वो इस तरह की जंग कभी ना करें। इसके बाद वो इवान की तरफ देखता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरी देखभाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा बेटा बनना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? इवान ये सुनकर कहता है कि हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये मासूम और नादान जवाब कमांडर के दिल में घर कर जाता है और फाइनली उन अनाथालय वाले पेपर्स को फाड़कर वहाँ से आए लोगों को लौटा देता है और इवान को अपने साथ रखने के लिए अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर देता है। अब इवान के वहीं रहने की खबर सबको मिलती है, जिसे सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है। इसी के चलते अब सभी पूछते हैं कि इवान, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? तो वो कहता है कि मुझे अपने पापा की तरह कमांडर बनना है। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी रात कैंप के कुछ लोग मिलकर उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करने लगते हैं, क्योंकि तब से वो एक ही तरह के कपड़ों में घूम रहा था। आखिरकार वहाँ का दर्जी उसके लिए एक छोटी सी आर्मी ड्रेस बनाता है जो सुबह तक सिलकर तैयार हो जाती है। इसके साथ ही साथ उसके लिए छोटे से शूज को भी बनाया जाता है और फिर दोनों चीजें उसको पहना दी जाती हैं। उसको सेना की ड्रेस में देखकर सभी उसको सैल्यूट करने लगते हैं, जिसे देखकर वो फूला नहीं समाता और इधर उधर भागने लगता है, सभी को अपनी ड्रेस दिखाने लगता है। इसी बीच अचानक वहाँ जर्मन फाइटर प्लेन हमला कर देते हैं और इस अफरा तफरी में कमांडर पहले इवान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर इवान को बहुत अजीब लगता है कि वो एक सैनिक होकर किसी की मदद नहीं कर रहा। वो इधर उधर सभी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। इसलिए वो वापस कैंप के अंदर जाकर उन सैनिकों को पानी पिलाने लगता है जो पहले से घायल थे और जिनका इलाज अभी भी चल रहा था। तभी एक सैनिक जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी, वो इवान से उसका खत पढ़ने के लिए कहता है। इवान फौरन इसके लिए राजी हो जाता है और उस खत को पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि आपकी फैमिली आपसे कह रही है कि वो सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वहाँ सभी लोग ठीक है। आपकी फैमिली आपसे कहना चाहती है कि आपकी दोनों गायें अच्छी तरह से दूध भी दे रही हैं। तभी वो सैनिक कहता है, कौन सी गाय? मेरे घर पर तो कोई गाय है ही नहीं। इतनी देर में दूसरा घायल सैनिक कहता है कि थोड़ी देर के लिए समझ लो कि तुम्हारे घर पर गाय है और चुपचाप सुनते रहो। इसके बाद उस सैनिक को पता चल जाता है कि इवान को पढ़ना नहीं आता। वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन वो किसी भी तरह सैनिकों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने वो खत पढ़ने से मना नहीं किया और फिर अच्छी खबर देने लगा ताकि सभी को अच्छा फील हो। थोड़ी देर ही सही सभी सैनिक उसकी मासूम हरकतें देखकर अपने दर्द को भूल जाते हैं। अब अगले दिन इवान रोजी के साथ किसी जगह पर होता है, तभी कमांडर वहां आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कमांडर और रोजी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी वो दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाए और कहते भी कैसे। जंग के हालात में प्यार को जगह देना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। आज भी कमांडर मौका पाकर अपने दिल की बात उससे कहने आया था, लेकिन इवान पहले से वहाँ था, इसलिए वो अपने मन की बात आज भी नहीं कह पाता। इसके बाद हम एक दिन इवान को शेविंग करते हुए देखते हैं। बाकी सैनिक उसके मजे लेने लगते हैं कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो? इस पर वो कहता है कि जवान कभी डेट पर नहीं जाते। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि इवान सच में अलग है, सबसे अनोखा बच्चा है। उसी शाम जब कमांडर अपनी टीम से बात कर रहा होता है कि तभी इवान एक मैच्योर सैनिक की तरह अंदर आता है और कहता है कि सर, क्या मेरे लिए कोई आदेश है? इवान ने ये सब बाकी सैनिकों से सीखा था। कमांडर भी ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ जवान, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें सभी सैनिकों को उनके घर से आए हुए खतों को देकर आना है। ये सुनकर इवान सीधा उन खतों को लेता है और अपने बैग में रख लेता है। तभी कमांडर उससे पूछता है कि तुमने अपने गाल पर ये क्या लगा रखा है? इवान कहता है कि आज जब मैं शेव कर रहा था तो मुझे थोड़ा कट लग गया। आपने भी उस दिन अपने कट के ऊपर सिगार का रैपर लगा रखा था, इसलिए मैंने भी वही लगा लिया। आखिर आप मेरे पापा हैं। ये सुनकर कमांडर एकदम से स्पीचलेस हो जाता है
और अपने सैनिकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे वो अपने बेटे की इस हरकत को सभी के साथ शेयर करना चाहता हो। इसके बाद इवान वहाँ से जाता है और सभी सैनिकों को उनके खत दे आता है। हर सैनिक इवान को देखकर मुस्कुरा जाता है। इस वक्त वो सभी की मुस्कुराहट का कारण बना हुआ है। खैर, अब शाम को इवान थोड़ा बोर फील करने लगता है, इसलिए वो अपनी दूरबीन निकालकर ऊंची जगह पर जाता है और वहाँ जाकर दूर दराज देखने लगता है। इत्तेफाकन उसे कुछ जर्मन सैनिकों के पैर दिख जाते हैं और वो समझ जाता है कि उस जगह वो छुपे हुए हैं। वो फौरन आकर ये बात एक सैनिक को बताता है और वो सैनिक भी उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इवान झूठ या मजाक नहीं करता। बाद में ठीक ऐसा होता भी है और सैनिकों को वहाँ 2 घुसपैठिए मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इस बहादुरी के लिए कमांडर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ। तुम अब डेली शाम को अपनी दूरबीन से 1 घंटे तक दुश्मनों पर निगाह रखोगे। ये सुनकर इवान ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक मैच्योर सैनिक ऑर्डर मिलने पर करता है। इतनी देर में वहाँ अनाथालय से एक बंदा आता है जो कमांडर की एडॉप्शन रिक्वेस्ट की एक्सेप्टेंस लेटर लेकर वहाँ आया था। वो लेटर पढ़कर कमांडर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो और इवान पिता और बेटे बन चुके हैं। वो ये बात इवान से कहता है और अपनी खुशी को साझा करता है। इस खुशी के मौके को बताने के लिए अगले दिन इवान के साथ कमांडर रोजी के पास जाता है, ताकि आज वो अपने मन की बात भी कह सके। लेकिन वहाँ वो एक सैनिक को रोजी के साथ बात करते हुए देख कुछ और समझ लेता है और सोचता है कि शायद रोजी की जिंदगी में कोई और है, इसलिए वो आज भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता। इसके कुछ देर बाद वहाँ फिर से जर्मन का हमला होता है और कमांडर इवान से कहते हैं कि तुम्हें पीछे कैंप में रुकना है और बाहर नहीं आना है। वो चुपचाप उनकी बात मानता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि कमांडर काफी परेशान है, क्योंकि दुश्मनों के हमले से टेलीफोनिक वायर कट गया है और वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे। अब जब काफी देर हो जाती है तो इवान किसी को बिना बताए सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक सैनिक उस वायर को ठीक करने के लिए पहले से मौजूद था। लेकिन सामने से हो रहे हमलों की वजह से वो सैनिक घायल हो चुका था, इसलिए वायर को नीचे जाकर जोड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच इवान वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि वायर को कैसे जोड़ा जाए। वो सैनिक उससे मना करता है, लेकिन इवान नहीं मानता और गड्ढे में नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते ही सैनिक उसे बताता है कि वहाँ 2 वायर्स हैं, बस तुम्हें दोनों को कनेक्ट करना है, जिससे कनेक्शन चालू हो जाएगा। इवान ठीक ऐसा ही करता है और अपने हाथों से वायर कनेक्ट कर देता है। ये चीज एक बार फिर से साबित कर देती है कि इवान एक बहादुर बच्चा है। अब एक दिन इवान रोजी के पास आता है और कहता है कि कमांडर को चोट लगी है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। ये सुनकर रोजी एकदम से भागती हुई कमांडर के पास पहुंचती है और उनको चेक करने लगती है। कमांडर एकदम ठीक थे। वो कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे किसने कहा कि मैं घायल हूँ। और जब बात सामने आती है तो दोनों समझ जाते हैं कि ये काम इवान का है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। हालांकि आज भी रोजी वहाँ से चली जाती है और कमांडर भी कुछ नहीं कह पाते। अगले दिन कैंप में कुछ डॉग्स आते हैं जिनके पीछे कार्ड्स लगे होते हैं। कार्ड्स देखकर इवान उसमें बैठ जाता है और उसके बैठते ही डॉग्स समझते हैं कि उनको दौड़ना है, इसलिए वो भागना शुरू कर देते हैं। ये रोलर कोस्टर जैसी राइड इवान को बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो डॉग्स गलती से माइन वाले रास्ते पर जाने लगते हैं। ये देखकर एक सैनिक फौरन इवान को बचाने पहुंचता है और एन मौके पर जाकर डॉग्स के आगे अपनी बाइक को लगाकर उन्हें रोक लेता है। इवान की फिक्र करते हुए रोजी और कमांडर वहाँ आते हैं और कमांडर को लगता है कि ये सही मौका है, उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तभी उसके मन में जो था वो रोजी को बोलता है कि रोजी, क्या तुम इवान की माँ बनना पसंद करोगी? अब ये शब्द सुनकर रोजी समझ जाती है कि कमांडर किस बारे में बात कर रहा है। रोजी को भी असल में इवान से दूर नहीं होना था, इसलिए अभी तक उसने भी कमांडर से अपने दिल की बात नहीं कही थी। आखिरकार वो कमांडर को इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद शाम को जब सभी लोग कैंप शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी जर्मन्स एक बार फिर उन पर हमला कर देते हैं। इस बार जैसे तैसे सैनिक की टुकड़ी अपनी जान बचाती है, क्योंकि वो सभी इस बार खुले मैदान में थे। सभी को इवान की फिक्र थी, इसलिए वो उसको सही सलामत रखते हुए दूसरे कैंप में आ जाते हैं, जो पिछले कैंप से काफी बेहतर था। इधर जब कमांडर अपने जनरल से बात कर रहा होता है, तभी पिछली बार की तरह इस बार भी इवान वहां आता है और कहता है कि सर, मेरे लिए क्या आदेश है? जनरल को देखते ही इवान उनको भी सैल्यूट करता है और ये देखकर जनरल हैरान होते हुए खुद भी उसको सैल्यूट करते हैं। इसके बाद कमांडर उसको कहता है कि आज के हमले में जिन सैनिकों के जूते या कपड़े फट गए थे, उनके नाम की लिस्ट शाम तक मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर इवान यस सर कहते हुए अपने काम पर लग जाता है और
और शाम को अपनी लिस्ट लेकर कमांडर के पास पहुंच जाता है। जनरल इतने छोटे बच्चे की इस जिम्मेदारी को देखते हुए कमांडर से उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके बाद जनरल को इवान के बारे में सब कुछ पता चलता है और कमांडर भी उसे बता देता है कि उसने इवान को गोद ले लिया है और जल्दी ही वो इस जंग के बाद शादी करेगा ताकि इवान को अच्छा फ्यूचर मिल सके। इसी बीच इवान वहाँ वापस आता है और जनरल से कहता है कि सर, अगर मुझे परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जनरल उसको परमिशन देता है, जिसके बाद इवान कहता है कि सर, मेरे पापा आपकी टीम के कमांडर हैं और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी ही उनको छुट्टी दे दी जाए ताकि वो और रोजी आंटी शादी कर सकें। ये सुनकर जनरल को उसकी समझदारी का भी पता चल जाता है। वो इसकी परमिशन दे देता है और फिर आर्मी को इवान के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में इवान के लिए एक नई ड्रेस आती है, जिस पर उसके लिए स्टार्स और बैचेस लगे होते हैं, जो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो एक बच्चा था, बल्कि इसलिए थे क्योंकि वो बच्चा होते हुए भी बड़ों जितनी बहादुरी साबित कर चुका था। खैर, अब कुछ दिनों बाद जर्मन सैनिकों का हमला चलता रहता है और इसी बीच कमांडर घायल हो जाता है। नन्हे इवान को जब ये पता चलता है तो वो अपने पिता को देखने वहाँ पहुँचता है। उनकी हालत देखकर वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी कमांडर कहता है कि अरे भूल गए, बहादुर लोग रोते नहीं है। ये सुनते ही इवान अपने आंसू पोंछ लेता है और आखिरकार कमांडर के ठीक होते ही रोजी और उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद तीनों अकेले इंसानों को एक होने का मौका मिलता है। तीनों की ही जिंदगी अलग अलग राह पर थी और तीनों ही अकेले थे, लेकिन एक साथ आने से तीनों को ही अब एक फैमिली मिल चुकी थी। इसके बाद मूवी में हमें बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद इवान उसी रेजिमेंट के साथ रहा और लड़ाई के दौरान उनके साथ पोलैंड होते हुए जर्मनी भी गया और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और सच बात तो ये है कि इस पर भरोसा कर पाना भी काफी मुश्किल है। सिर्फ इवान ही नहीं, और भी चीजों के बारे में इस मूवी के अंदर बहुत कुछ सिखाया गया है। अगर आप में उन चीजों को समझने की ताकत है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस मूवी की सबसे खास बात क्या है। मैं आपके कमेंट्स का जवाब हमेशा देते आया हूँ और अब भी दूंगा। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।